सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, दैट इज़ चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी। इंडिया क्या है? एक वास्ट कंट्री है, एक बड़ी कंट्री है जिसमें कि अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म पाए जाते हैं। अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म का क्या मतलब है? जैसे कि कहीं पे हमारी प्लेन लैंड मिलती है हमें देखने को, जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया में। कहीं पर हमें हिल स्टेशंस देखने को मिलते हैं। हिल स्टेशंस जम्मू कश्मीर, हिमाचल साइड, नीचे साउथ में ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स हमें देखने को मिलते हैं। वैलीज़ देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? डेजर्ट देखने को मिलता है। राजस्थान साइड में प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं हमें। प्लेट्यूज जैसे डेक्कन प्लेट्यू है। प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू होता है हल्का सा ऊपर उठा हुआ जो पार्ट होता है, नॉर्मल से ऊपर उठा हुआ, उसको बोलते हैं प्लेट्यू। आइलैंड होते हैं जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड। इंडिया की जो लैंड है उसके क्या है? ग्रेट फिजिकल वेरिएशन है। मतलब कहीं पे वो रेत ज़्यादा है तो कहीं पे बर्फ़ ज़्यादा है, कहीं पर नॉर्मल प्लेन है। जियोलॉजिकली जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इंडिया का, वो सबसे पुराना पार्ट है। पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला कौन सा एरिया होता है? फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया में ये जो ये नीचे वी शेप बना होता है, ये जो एरिया होता है ये डेक्कन प्लेट्यू वाला होता है और उठावा होता है। तो ये पार्ट इंडिया का सबसे पुराना ये पार्ट है। माउंटेन्स बने थे, माउंटेन्स यहाँ पर कैसे बने थे? माउंटेन्स बने थे दो प्लेट्स के टकराने से। तो दो प्लेट्स टकराई थी। प्लेट्स कौन सी? अर्थ के नीचे होती हैं प्लेट्स। तो दो प्लेट्स टकराई थी, एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट। जब वे टकराई तो जहाँ से वे टकराई वहाँ पर वो एरिया ऊपर उठ गया और यहाँ पर क्या बन गया हमारे नॉर्थ में? माउंटेन्स। और ये नीचे वाला जो एरिया है डेक्कन प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला एरिया, ये इंडिया का सबसे पुराना लैंडमास है एंड एंशियंट लैंडमास है अर्थ के सरफेस पर। अब ये पुराना है तो इसीलिए ये स्टेबल भी है सबसे ज़्यादा। मतलब यहाँ पर अर्थक्वेक या फिर लैंडस्लाइड बहुत कम होती है। और वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ ये जो नया बना है दो प्लेट्स के टकराने से, हिमालयन हो गया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड्स आती हैं। तो ये जो हिमालयाज़ का रीजन है और नॉर्दर्न प्लेन्स का रीजन है, इन एरियाज़ में जो है सबसे ज़्यादा क्या आते हैं? अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं। ये अनस्टेबल जोन है। पूरा जो माउंटेन्स बने हुए हैं हमारे, ये यूथफुल टोपोग्राफी है, मतलब कि ज़्यादा पुरानी नहीं है। कुछ मिलियंस ऑफ ईयर साल पुरानी है सिर्फ। यहाँ पर बड़ी बड़ी चोटियाँ हमें देखने को मिलती हैं, वैलीज़ देखने को मिलती हैं, रिवर्स देखने को मिलती हैं, बहुत तेज़ बहाव वाली रिवर्स देखने को मिलती हैं। और जब हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं जैसे यूपी, पंजाब, बिहार वाले एरिया के, तो ये एल्यूवियल डिपॉजिट्स के बने हुए होते हैं। और पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो वो किसकी बनी होती हैं? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स की बनी हुई होती हैं। अब हम मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया हम मान लेते हैं, ठीक है? तो इधर हमारे इस एरिया में हमारे माउंटेन्स आते हैं, ये पूरे यहाँ तो मेरे माउंटेन्स आते हैं। यहाँ पर हमारा डेजर्ट है। ये हमारे यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं। ये यहाँ पे हमारा प्लेट्यू आता है। फिर हमारे वेस्टर्न घाट्स आते हैं, ये हमारे ईस्टर्न घाट्स होते हैं। तो हमने देखा पहला क्या है? हिमालयन माउंटेन्स। तो इस एरिया में यहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है? फिर ये हमारा है पेनिनसुलर प्लेट्यू और उसके बाद है नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन्स इस एरिया में देखने को मिलते हैं। इंडियन डेजर्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन होता है ये बॉर्डर वाला एरिया, डेक्कन प्लेट्यू के साइड वाला, पेनिनसुलर प्लेट्यू के साइड वाला। और आइलैंड यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड होता है और इस साइड लक्षद्वीप आइलैंड होता है। तो अब हम देखते हैं हिमालयन माउंटेन्स को। सबसे पहले जो हिमालयाज़ हैं ज्योग्राफिकली ये काफ़ी यंग और स्ट्रक्चरली फोल्ड है, मतलब कि ज़्यादा साल नहीं हुए हैं इन्हें बने हुए। ये जो माउंटेन्स हैं ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे यहाँ सारे माउंटेन्स आते हैं, तो ये एक रेंज होती है, ये दूसरी रेंज होती है और ये हमारी तीसरी रेंज होती है। हमारे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। यहाँ लोफ्टीएस्ट मतलब कि काफ़ी ऊंचे ऊंचे हैं, वन ऑफ द रग्ड माउंटेन है, मतलब कि ऐसा स्मूथ नहीं है। फॉर्म एन आर्क विच कवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 24 किलोमीटर। मतलब कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा एरिया जो कवर करते हैं ये 2400 किलोमीटर्स तक का एरिया कवर करते हैं।
और जो ये इनकी विड्थ होती है, इस साइड अगर विड्थ देखें तो ये होती है 400 किलोमीटर्स की। और इधर के जो माउंटेन्स होते हैं इस साइड के, उनकी विड्थ कितनी होती है? उनकी विड्थ होती है 150 किलोमीटर्स। होता है ये हमारा 2400 किलोमीटर तक का होता है। और ये विड्थ जो है, चौड़ाई, यहाँ पर पहाड़ों की जो चौड़ाई होती है वो 400 किलोमीटर की होती है, और इधर पहाड़ों की चौड़ाई 150 किलोमीटर तक रह जाती है अरुणाचल प्रदेश की साइड में आते हुए। और 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया गया है, जैसे ये 3 रेंजेस हैं। तो सबसे पहली वाली हमारी रेंज होती है ग्रेट और इनर हिमालयाज़। इसे जो हिमाद्री होती है इसे ग्रेट और इनर हिमालयाज़ के नाम से भी हम जानते हैं। और ये कैसी होती है? एक मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज होती है, और सबसे लॉफ्टीएस्ट, मतलब यहाँ पर सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ मिलती हैं। 6000 मीटर की इसकी एवरेज हाइट है ऊंचाई की। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर वाली जो है इस पे हमें बड़ी बड़ी चोटियाँ देखने को मिलती हैं। और इसको, ऊपर वाली को ही हम क्या भी बोलते हैं? इसको हम इनर हिमालयाज़, ग्रेट हिमालयाज़, और इसी को ही हम हिमाद्री बोलते हैं। तो जितने भी हमारे बड़े बड़े पीक्स हमें देखने को मिलती हैं वो इसी पर ही लाए करती हैं, पहले वाली रेंज पर, ग्रेट हिमालयाज़ के अंदर वो आती हैं। ठीक है, ग्रेट हिमालयाज़ की अगर हम बात करें तो ये ग्रेनाइट के बने होते हैं। इनकी ये जो रॉक्स होती है ग्रेनाइट की बनी हुई होती है, और यहाँ पर हमेशा स्नो हमें देखने को मिलती है, और काफ़ी सारे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब बर्फ़ के पहाड़, ग्लेशियर्स मतलब। अब हम इसके बाद देखते हैं लेसर हिमालयाज़। हमने देखा था हमने ये एक रेंज देखी थी, इसके बाद हमारी जो दूसरी आती है वो होती है हमारी लेसर हिमालयाज़ की रेंज। अब इस लेसर हिमालयाज़ की रेंज में क्या होता है? यहाँ पर हमें इनको हम हिमाचल हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़ भी बोलते हैं। ये लेसर हिमालयाज़ हैं, इन्हीं को ही हम हिमाचल हिमालयाज़ बोलते हैं। इनकी जो हाइट होती है इनके पहाड़ों की वो 3700 से 4500 किलोमीटर्स तक की होती है, और जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 50 किलोमीटर तक की होती है। यहाँ पे हमें पीर पांजाल रेंज, महाभारत रेंज, धौलाधर रेंज, ये सारी रेंजेस देखने को मिलती हैं। इनमें हमें कश्मीर वैली रेंजेस में, इस एरिया में कश्मीर वैली, कांगड़ा और कुल्लू वैली, ये सब देखने को मिलता है। ये जो कि क्या है? हिमाचल के काफ़ी बड़े बड़े हिल स्टेशंस हैं, घूमने जाते हैं जहाँ पर लोग। तो ये होती है हमारी सेकंड वाली रेंज, जो कि कौन सी होती है? लेसर हिमालयाज़ की। इसके बाद हमारी आती है शिवालिक्स की रेंज। शिवालिक्स हमारे आउटर मोस्ट रेंज है। ये वाली हमारी सबसे अंदर थी तो इसको इनर मोस्ट कहते थे, और ये सबसे बाहर है तो इसको आउटर मोस्ट रेंज कहते हैं। इसका नाम होता है शिवालिक्स। इनकी जो चौड़ाई होती है शिवालिक्स की वो 10 से 50 किलोमीटर तक की होती है, और ये इनकी जो पहाड़ों की हाइट होती है वो कितनी होती है? 900 से 1100 मीटर तक की इनकी पहाड़ों की हाइट होती है। शिवालिक्स रेंज जो होती हैं ये किसकी बनी होती हैं? ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स की बनी हुई होती हैं। अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स क्या होता है? जैसे कि ऊपर से जब ग्रेटर हिमालयाज से या फिर लेसर हिमालयाज से जब पानी आता है रिवर्स के थ्रू, तो उनके साथ साथ काफ़ी सारे पत्थर के टुकड़े टूट के आ जाते हैं। जैसे लैंडस्लाइड हुई तो वो वाले पत्थर के टुकड़े, या काफ़ी सारे पानी के बहाव से पत्थर के, रॉक्स के, या फिर रेत मिट्टी सब कुछ इकट्ठा होकर आता है, तो उससे वो शिवालिक्स बने हैं। ठीक है, तो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स के बने हुए हैं शिवालिक्स। तो हमने देखा कि 10 से 50 किलोमीटर की शिवालिक्स की विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, और इन पहाड़ों की हाइट 900 से 1100 मीटर तक की होती है, और ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स के बने हुए होते हैं, जो कि कौन लेके आता है? रिवर्स लेके आती हैं। हमें यहाँ पे वैलीज़ देखने को मिलती हैं जो कि थिक ग्रेवल और एल्यूवियम की बनी होती हैं। वैलीज़ क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच का जो एरिया होता है उसको वैलीज़ बोलते हैं। जैसे कि ये दो पहाड़ों के बीच का जो एरिया होता है इसको वैली बोलते हैं। और लेसर हिमालयाज़ और शिवालिक्स के बीच जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ लाई करती हैं उनको दून्स कहा जाता है। जैसे कि अगर ये हमारा लेसर हिमालयाज़ के पहाड़ है और ये शिवालिक्स के पहाड़ है, तो इनके बीच की जो वैलीज़ होती हैं इनको दून्स कहते हैं। जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पतली दून, ये कुछ दून्स के एग्जाम्पल हैं। अब ये हमने देखा डिवीज़न हिमालयाज़ का 3 रेंजेस के बेसिस पे जो था, वेस्ट टू ईस्ट में। अब हम रिवर के बेसिस पे देखेंगे डिवीज़न।
जैसे कि इंडस है और सतलुज, इन दोनों के बीच के जो हमारे हिमालयाज़ होते हैं उनको हम पंजाब हिमालयाज़ बोलते हैं। सतलज और काली के बीच के जो हिमालयाज़ होते हैं उनको हम कुमाऊँ हिमालयाज़ बोलते हैं। काली और तिस्ता के बीच के जो हमारे हिमालयाज़ होते हैं उनको हम नेपाल हिमालयाज़ बोलते हैं। और तिस्ता और दिहांग के बीच के जो हिमालयाज़ होते हैं इन्हें हम असम हिमालयाज़ बोलते हैं। तो इस तरीके से रीजनल बेसिस पर या रिवर्स के बेसिस पर हमने डिवाइड किया हुआ है हिमालयाज़ को। इंडस और सतलुज के बीच, सतलुज और रिवर के काली के बीच, काली और तिस्ता के बीच, तिस्ता और दिहांग के बीच। तो यहीं पर ये माउंटेन्स वाला जो पार्ट होता है चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम देखने वाले हैं नदर्न प्लेन। नदर्न प्लेन कैसे बने हैं? तो ये हमारे 3 रिवर्स की वजह से बने हैं। कौन कौन सी रिवर्स? एक इंडस, एक गंगा और एक ब्रह्मपुत्र। इन 3 नदियों के कारण ये हमारा नदर्न प्लेन बना है। नदर्न प्लेन ये वाला एरिया आ जाता है। ये जो हमारा एरिया है हिमालयाज़ के नीचे वाला, ये नदर्न प्लेन का एरिया है। तो ये क्यों कैसे बना है? ये एल्यूवियल सोइल से बना है। जैसे कि जब पहाड़ पे से जो भी आ रहा होता है, कुछ भी रॉक्स है, सिल्ट है, सैंड, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इकट्ठी होती रहती है और वो कई मिलियन साल बाद वो एक प्लेन एरिया बन जाती है इरोजन डिपोजिशन के कारण। तो ये हमारा एरिया बन जाता है प्लेन एरिया, प्लेन नॉर्दर्न प्लेन, जो कि एल्यूवियल सोइल से बना होता है। ठीक है, क्या कहाँ होती है? ये फुट हिल ऑफ हिमालयाज़, बिल्कुल हिमालयाज़ के नीचे हैं। और कैसे बनी है? मिलियंस ऑफ ईयर्स इसमें लगे हैं इसको बनने में। एरिया कितना है? अब ये पूरा का पूरा ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया ये हमारा 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अगर इसकी हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसकी कितनी है? 240 से 320 किलोमीटर की। ये चौड़ाई इसकी 240 से 320 किलोमीटर की है। और लेंथ जो इसकी है वो कितनी है? लेंथ इसकी 2400 किलोमीटर है। जैसे कि सेम हिमालयाज़ की भी लेंथ कितनी थी? 2400 किलोमीटर। ये भी ऐसे 2400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे फैले हुए हैं। 2400 किलोमीटर तक के इनकी लेंथ है, 240 से 320 तक इनकी चौड़ाई है। और यहाँ पर इस एरिया में नदर्न प्लेन में क्या होता है? यहाँ पर हमारे पास एडिक्वेट वाटर सप्लाई होती है। यहाँ पर अच्छे से रेन आती है, सब कुछ अच्छे खासे मौसम होते हैं। तो ये फेवरेबल क्लाइमेट हमें यहाँ देखने को मिलता है, जिसके कारण हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलती है काफ़ी लार्ज अमाउंट में नदर्न प्लेन्स में। रिवर्स कमिंग फ्रॉम द नदर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। इसका क्या मतलब है? जब हमारे पहाड़ों पे से कुछ भी आ रहा होता है तो वो आके यहाँ पर, जैसे कि कुछ भी रिवर्स के थ्रू आ रहा है तो वो नीचे आके इकट्ठा हो जाता है। तो वहाँ पर क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया पहाड़ों के नीचे के एरिया में। तो उसको ये क्या करती हैं? रिवर्स डिपोजिशनल वर्क करती हैं लोअर कोर्स में। ये ऊपर माउंटेन है, माउंटेन के नीचे ये क्या करती हैं? डिपॉजिट कर देती हैं। अब यहाँ पर से जब नदी आ रही होगी तो वो फुल स्पीड में आएगी, क्योंकि यहाँ पे झरने जो एक स्लोप है तो वो स्पीड में आएगी। पर जब वो जैसे ही इस एरिया में आएगी नीचे वाले में तो वो स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई स्लोप नहीं है, तो यहाँ पे वो धीमी हो जाती हैं। तो जेंटल स्लोप के कारण वेलोसिटी रिवर की या इस एरिया में हाई होती है और फिर नीचे आके वो कम हो जाती है। अब इसके कारण क्या होता है? रिवर इन आइलैंड बन जाता है। रिवर इन आइलैंड क्या होता है? रिवर इन आइलैंड होता है जैसे कि ये कोई रिवर आ रही थी और यहाँ पे कोई बड़ा सा पत्थर है या कोई रोक है, तो फिर वो रिवर 2 हिस्सों में बट गई और ये यहाँ पे फिर से रिवर, तो ये बीच का एरिया रह गया। ये एरिया जो होगा ये हमारा आइलैंड बन जाएगा। आइलैंड क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, और ये रिवर के कारण बना है इसलिए इसको रिवर इन आइलैंड बोलते हैं। इसी तरीके का एक आइलैंड है जो कि माजुली नाम का ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बना है, और ये लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर इन आइलैंड है वर्ल्ड का। मतलब कि नेचुरल है और लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड है। तो लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड का क्या नाम है? माजुली। ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण बना है और लार्जेस्ट आइलैंड है। रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स वो स्प्लिट हो जाती है बहुत सारे अलग अलग चैनल्स में ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। अब ये यहाँ पे कोई रिवर आ रही थी, यहाँ पर कुछ है, पत्थर है, सिल्ट है, कुछ भी है, जिसके कारण वो अलग अलग पार्ट्स में निकल गई।
इसके कारण क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स में निकलने के कारण जो मेन रिवर होती है उससे बाकी सारी नदियाँ निकल रही हैं, तो यहाँ से पानी इधर जा रहा है, यहाँ से पानी इधर जा रहा है मेन रिवर का, तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी इसे हम बोलते हैं। अब ट्रिब्यूटरी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, वो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जब अगर ये हमारी मेन रिवर है गंगा, इसमें यहाँ पे से पानी आ रहा है इस डायरेक्शन में और गंगा में ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, ये रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी। और यहाँ पे एक नदी है जो गंगा का पानी जहाँ से निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो नदर्न प्लेन्स होते हैं, ये नदर्न प्लेन्स को 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं नदर्न प्लेन्स के पंजाब प्लेन जो कि इंडस नदी के कारण बने हुए होते हैं। इंडस और उसके 5 ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये 5 इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, और इनके कारण ये हमारे पंजाब प्लेन्स बने हैं। कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ये हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं। दे आर डोमिनेटेड बाय डोब मतलब संगम, 2 नदियों का संगम से बने। दो मतलब 2 और एब मतलब वाटर, तो 2 नदियों के संगम से बने। पंजाब भी वर्ड पंच मतलब 5 और एब मतलब वाटर, 5 नदियों के मिलने से जो बना है एरिया, वो पंजाब है। अब हमने देखा इंडस प्लेन, पंजाब प्लेन्स को देखा जो इंडस नदी के कारण बने थे। अब हम गंगा प्लेन देखेंगे जो गंगा नदी के कारण बने हैं। तो ये घाघर से लेके तिस्ता नदी तक के हमारे पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स आते हैं। नॉर्दर्न एरिया में जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, कुछ झारखंड का पार्ट, वेस्ट बंगाल का पार्ट, ये हमारा गंगा प्लेन्स के अंदर आता है। और असम का ये जो एरिया है ये ब्रह्मपुत्र में आता है, ब्रह्मपुत्र प्लेन के अंदर आता है। तो ये हमारे 3 सेक्शंस डिवाइड हुए हैं, एक इंडस प्लेन, एक गंगेटिक प्लेन और एक ब्रह्मपुत्र प्लेन। नदर्न प्लेन्स जो होते हैं हमारे, इनको हम यूजुअली हमें लगता है कि कोई फ्लैट लैंड है जिसमें कोई वेरिएशन नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। इट इज़ नॉट ट्रू। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो ऊपर का एरिया है वो हमने डिवाइड किया हुआ है 4 डिफरेंट सेक्शंस में, 4 बेल्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमने देखा था कि ये एरिया हमारा होता है किसका, हिमाद्री का। फिर उसके बाद हमारी आते हैं लेसर हिमालयास, फिर आते हैं हमारे शिवालिक्स के बाद जो हमारी नर्दर्न प्लेन है उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले का एरिया जो होता है हमारे ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं भाबर। ये एरिया हमारा होता है भाबर रीजन। फिर उसके बाद वाला ये जो एरिया होता है ये हमारा होता है तराई का रीजन। फिर उसके बाद ये वाला रीजन होता है खादर और ये होता है भंगार। तो जो सबसे पहले जो रीजन आता है, जैसे ये शिवालिक्स के पहाड़ है, यहाँ पे हमारे मोटे मोटे हमें पत्थर देखने को मिलते हैं। जब ये होता है हमारा भाबर का रीजन, इस भाबर के रीजन में हमें मोटे मोटे पेबल्स पत्थर देखने को मिलते हैं और यहाँ पे हमें झरने दिखने बंद हो जाते हैं इन मोटे मोटे पत्थर के कारण, क्योंकि इनके बीच में से कहीं झरने निकल रहे होते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला रीजन होता है नॉर्दर्न प्लेन्स का। फिर उसके बाद ये छोटे छोटे हो जाते हैं पत्थर, और फिर इस एरिया को बोलते हैं तराई रीजन। अब यहाँ पर हमारे झरने जो थे वो वापस से दिखने चालू हो जाते हैं, झरने जो कि बड़े बड़े पत्थरों के कारण दिखने हमारे बंद हो गए थे। और ये रीजन काफ़ी मैर्शी रीजन होता है, स्वैम्पी रीजन होता है, मतलब कि कीचड़ वाला होता है, वेट होता है, गीला होता है, और इसको क्या बोलते हैं, तराई रीजन। यहाँ पर हमें वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है, जंगली जानवर, जंगल, अच्छे घने जंगल देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर साल फॉरेस्ट जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं इस रीजन में। इसके बाद हमारा जो आता है भंगार और खादर रीजन। जैसे कि ये है हमारी रिवर, ये हमारी रिवर है, तो रिवर के जो बिल्कुल साइड वाला एरिया होता है ये होता है हमारा खादर, और दूर वाला एरिया होता है ये होता है हमारा भंगार। जो रिवर के पास वाला एरिया होता है ये हमारा अच्छा खासा फर्टाइल लैंड का एरिया होता है। खादर रीजन ये एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छा होता है, और ये दूर वाला जो रीजन होता है हमारा भंगार रीजन, यहाँ पर हमें छोटे छोटे कंकर देखने को मिलते हैं, इधर कैल्सीरियस नाम का। इस वजह से ये लैंड एग्रीकल्चर के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। तो हमने देखा कि 4 रीजन्स थे, एक भाबर, एक तराई, एक खादर और एक भंगार,
जिनमें हमने अपने नॉर्दर्न प्लेन को डिवाइड किया था। भाबर रीजन शिवालिक्स के बिल्कुल नीचे आता है, जहाँ पर हमें मोटे मोटे पत्थर देखने को मिलते हैं। तराई रीजन जो होता है, यहाँ पर हमें काफ़ी ये वेट एरिया होता है, ये एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है, यहाँ पे हमें जंगल देखने को मिलते हैं। बट जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान से जो माइग्रेंट्स आए थे, उनके लिए हमने उन फॉरेस्ट्स को जो तराई रीजन में होते थे क्लीन कर दिया था उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान से आए थे एज अ माइग्रेंट। तो उसके बाद हमने देखा कि खादर रीजन होता है। खादर रीजन काफ़ी फर्टाइल एरिया होता है, ये रिवर वैली के साइड वाला पास वाला एरिया होता है। और इसके बाद हमने देखा था जो रिवर वैली से थोड़ा दूर होता है, थोड़ा उठा हुआ भी होता है। भंगार की सोइल में कैल्सीरियस डिपॉजिट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम कंकर बोलते हैं। तो भंगार की जो सोइल होती है उसमें कंकर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण वो सोइल फर्टाइल नहीं होती है। तो फर्टाइल हमें देखने को मिलेगी तराई वाले रीजन की और खादर वाले रीजन की। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू से। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है? अब इंडिया के मैप में सबसे पहले हम देखते हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है। तो ये जो हमारा ये एरिया है, ये नीचे वाला, ये सारा हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का एरिया माना जाता है। इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों बोलते हैं? तो सबसे पहले पेनिनसुलर का क्या मतलब होता है? पेनिनसुलर का मतलब होता है वो एरिया जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये जो हमारा एरिया है, इसमें तीनों तरफ क्या है? पानी है, तो इसलिए हम इसको पेनिनसुलर बोलते हैं। और प्लेट्यू क्यों बोलते हैं? प्लेट्यू होता है थोड़ा सा हल्का उठा हुआ एरिया, जैसे कि ये हमारी अगर प्लेन लैंड है, ये ऐसे, फिर ये ऐसे उठा हुआ सा एरिया अगर है, तो ये हमारा ज़मीन से उठा हुआ है थोड़ा सा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्लेट्यू। तो ये जो एरिया है ना हमारा डार्क पिंक एरिया, ये क्या है? हमारा उठा हुआ एरिया होता है, तो इसलिए इसको प्लेट्यू बोलते हैं इस सारे एरिया को। तो एक हमारी है यहाँ पर नर्मदा नदी, ये हमारी नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी के ऊपर हमारे दो पार्ट होते हैं, एक तो किसके? पेनिनसुलर प्लेट्यू है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक सेंट्रल हाईलैंड और एक डेक्कन प्लेट्यू। तो ये नीचे वाला हमारा ये डेक्कन प्लेट्यू आता है, जो कि किसके नीचे? नर्मदा के नीचे हमारा डेक्कन प्लेट्यू होता है, और नर्मदा नदी के ऊपर हमारा सेंट्रल हाईलैंड होता है। उस सेंट्रल हाईलैंड में एक ये हमारा मालवा प्लेट्यू आता है, एक छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है, एक यहीं पे बुंदेलखंड बघेलखंड का एरिया आते हैं। और एक और चीज़ अगर हम देखें कि ये जो हमारा ये सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है, इस साइड इधर देखें तो ये कितना चौड़ा एरिया है, जिसमें हमारा ये पूरा मालवा प्लेट्यू है। और अगर हम ईस्ट की तरफ आते जाएंगे, ये हमारी नॉर्थ होती है, ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन होती है, ये हमारी नीचे साउथ होती है, और इधर ईस्ट होती है। तो अब ईस्ट डायरेक्शन में जब हम आ रहे हैं तो कितना छोटा एरिया, पतला एरिया बच गया। तो हमारा वेस्ट एरिया में क्या होता है? वेस्ट में ज़्यादा चौड़े हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, और ईस्ट में पतला सेंट्रल हाईलैंड है ना। तो अब हम इसे बुक से समझते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है? एक टेबल लैंड। टेबल लैंड क्यों कहा गया है? क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा उठा हुआ एरिया है। जैसे कि हम इस फोटो में देखें तो ये हमारा अगर नॉर्मल लैंड है, इससे ये उठा हुआ एरिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये एरिया को प्लेट्यू बोलेंगे। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू को हमने क्या कहा है? टेबल लैंड। किस चीज़ का बना होता है? ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक का बना हुआ होता है। तो हमें ये याद रखना है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू कौन सी रॉक्स के बने हुए होते हैं? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के। इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग द पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास। अब हमारा इंडिया का ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट, ये हमारा इंडिया का जो सदर्न पार्ट होता है साउथ का, ये हमारा पार्ट गोंडवाना लैंड का बना हुआ होता है ये पूरा। ठीक है, तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, मतलब सबसे पुराना हमारा इंडिया जो था वो ये नीचे वाला हिस्सा ही था। ये ऊपर वाला हिस्सा तो बाद में जुड़ा है, कुछ मिलियन ऑफ ईयर्स पहले ही जुड़ा है ये वाला एरिया। पहले पहाड़ भी नहीं होते थे यहाँ पे। तो ये हमारा इंडिया का तो नीचे वाला पार्ट था, तो ये हमारा नीचे वाला पार्ट सबसे पुराना है, और इसी में हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है। इसीलिए हम इस नीचे वाले हिस्से को हम अपना पुराना हिस्सा कह रहे हैं, मतलब ओल्डेस्ट लैंड मास कह रहे हैं। तो ये हमारा क्या है? ओल्डेस्ट लैंड मास है। क्यों? क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। हमारा नीचे का हिस्सा जो हमारा वी शेप वाला पार्ट है वो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, इसलिए हमने इसको ओल्डेस्ट लैंड मास कहा है।
प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स। इसका क्या मतलब है? अब अगर हम हिमालय की चोटी देखेंगे, वो ऐसे बिल्कुल हमें ट्रायंगल में जो ऊपर वाला पार्ट होता है बिल्कुल तिकोना ऐसे नुकीला मिलेगा। बट अगर हम बात करें हमारे जो प्लेट्यूज होते हैं, उनके जो ये पहाड़ होते हैं वो इस तरीके के दिखेंगे। ऐसे क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये पुराने हो चुके हैं हमारे एक तो इस वजह से ये जो पार्ट है ये हमारा इरोजन होके टूट चुका है और ये धीरे धीरे अब ये ऐसे सॉफ्ट हो चुका है और ये राउंडेड शेप में कन्वर्ट हो चुका है। बट जो हमारे ऊपर नॉर्थ के हमारे पहाड़ होते हैं, वे हिमालयाज़ वगैरह, वे हमारे नए बने हैं। मैंने अभी बताया कि जो नॉर्थ का पार्ट था वो पहले हमारे इंडिया का पार्ट नहीं था, पहले वहाँ पर पहाड़ नहीं होते थे, तो वे नए बने हैं, इसलिए वहाँ पर हमें जो शेप दिखती है वो बिल्कुल नुकीली दिख जाती है, जो कि हमें साउथ के पहाड़ों में देखने को नहीं मिलती। वे कैसे होते हैं? हमारे राउंडेड हिल्स। द प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। अगर हम इस शेप में इंडिया को बना लेते हैं तो इंडिया में हमारा इस एरिया में यहाँ नर्मदा नदी हमारी थी। नर्मदा नदी के ऊपर का एरिया जो था हमारा सेंट्रल हाईलैंड का था और नीचे का एरिया हमारा डेक्कन प्लेट्यू का था। तो हमने देखा कि हमारे दो पार्ट हो सकते हैं प्लेट्यू के, एक सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा हमारा क्या होगा? डेक्कन प्लेट्यू। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, ये हमारी क्या है? नर्मदा रिवर। और इसके ये नॉर्थ में क्या है हमारा? नॉर्थ में है हमारे सेंट्रल हाईलैंड और साउथ में क्या है हमारा? डेक्कन प्लेट्यू। तो ये लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर हमारा है मालवा प्लेट्यू, जिसको हमने सेंट्रल हाईलैंड कहा है। यहाँ पर हमारा मालवा प्लेट्यू हमें देखने को मिलता है। और विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। इसको हम मैप में समझते हैं। अब ये है हमारी विंध्या रेंज। विंध्या रेंज के ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे अरावली रेंज है, डेक्कन प्लेट्यू हमें देखने को, मालवा प्लेट्यू देखने को मिल रहा है। और इसके नीचे की बात करें तो ये सतपुरा रेंज है। सतपुरा रेंज के नीचे हमारा क्या है? डेक्कन प्लेट्यू है। तो हमने देखा कि विंध्या रेंज जो है हमारी, विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय सतपुरा रेंज ऑन द साउथ, मतलब विंध्या के साउथ में हमने अभी देखा था कि विंध्या रेंज थी, उसके बिल्कुल नीचे सतपुरा रेंज थी, मतलब सतपुरा रेंज की पहाड़ियाँ थी, एंड अरावलीज उसके नॉर्थ वेस्ट में थी। ठीक है, ये हमारी विंध्या रेंज, इसके साउथ में, मतलब साउथ मतलब नीचे, तो साउथ में है हमारी सतपुरा रेंज, मतलब ये पहाड़ियाँ हैं, और विंध्या रेंज के नॉर्थ मतलब ऊपर और वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन में, इस तरफ है हमारी अरावली रेंज नॉर्थ वेस्ट में। अब फर्दर देखें तो वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। अब जो हमने अरावली रेंज देखी उसको अगर हम और ज़्यादा देखें तो इसके ये अरावली रेंज हमारी जो है थार डेजर्ट तक, राजस्थान तक फैली हुई हैं। एंड the flow of the river draining this region, namely Chambal, Sindh, Betwa or Ken, is from southwest to northeast, thus indicating the slope. अब ड्रेनिंग दिस रीजन का मतलब है कि जो एरिया हम बात कर रहे हैं सेंट्रल हाईलैंड वाला, इसमें पानी कैसे आता है? तो इसमें पानी आता है हमारी 4 नदियाँ मेन जो दे रखी है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये 4 नदियाँ हैं जो कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती हैं। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देखते हैं, जैसे कि ये हमारी है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो क्या कहा गया है कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, मतलब इस डायरेक्शन से नदियाँ निकल रही है और इस तरफ बह रही हैं। तो मतलब पहाड़ों का जो स्लोप होगा वो हमारा इस तरीके से होगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो थोड़ा उठा हुआ एरिया होगा, ऐसे होगा। तो जिससे क्या होगा कि ये एरिया उठा हुआ है, तो यहाँ से नदियाँ इस तरफ जा रही हैं। किस साइड से किस तरफ? हमारी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये है चंबल, सोन, बेतवा, केन,
इस साइड ये जो सारी नदियां हैं वे इस डायरेक्शन में, ये हम देख रहे हैं कि उस डायरेक्शन में ये जाती हैं। तो ये क्या बता रही है, जिस तरफ का स्लोप होता है पहाड़ पे से जो झरने नदियां बहती आएंगी वो इस तरफ से, यहाँ से इस डायरेक्शन में आएंगी। क्यों? क्योंकि ये स्लोप इस तरफ का है, तो नॉर्थ से साउथ का यहाँ पर स्लोप है, इसलिए ये साउथ में गिर रही हैं। तो हमारा जो स्लोप है वो किधर से, हमारा साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट का स्लोप होगा, तो वो इसलिए उस डायरेक्शन में जा रही है। तो हमें पता चलता है कि हमारा जो स्लोप है वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन वेस्ट एंड नैरोअर इन द ईस्ट। सेंट्रल हाईलैंड हमारे क्या हैं, अब ये जो हमारा ये डार्क पिंक सा एरिया है ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड वाला। तो इसमें अगर हम देखें वेस्ट की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हमारा कितना चौड़ा हमारे सेंट्रल हाईलैंड हमें एरिया देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम ईस्ट में जा रहे हैं तो ये हमारा पतला हो गया एरिया। तो यही कहा गया है कि चौड़े किस तरफ हैं, वेस्ट की तरफ, और ईस्ट में जाके ये पतले नैरोअर हो जाते हैं। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, and the Chota Nagpur plateau marks the further eastward extension drained by the दामोदर रिवर। अब यहाँ पर हमें बुंदेलखंड और बघेलखंड, सेंट्रल हाईलैंड भी सेंट्रल हाईलैंड के ही पार्ट हैं, ये भी देखने को मिलते हैं। मालवा प्लेट्यू हमने देखा ही था, और यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू भी आता है। और इसको जो पानी मिलता है ये एरिया को, ये किस नदी से गीला रहता है, तो ये दामोदर नदी यहाँ पर बहती है, जिससे ये एरिया जो है ड्रेनेज इस एरिया को मिलता है। तो अब हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू क्या होता है, अभी जो हमारा नीचे का जो साउथ वाला पार्ट इंडिया का होता है उसमें ये जो हमारा ये ट्रायंगुलर शेप है ये क्या है, हमारी डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो डेक्कन प्लेट्यू एक ट्रायंगुलर लैंड मास होता है हमारी साउथ इंडिया का, जो कि हमने देखा था कि यहाँ पर हमारी नर्मदा नदी बहती है, और नर्मदा नदी के नीचे क्या है, हमारा डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा एंड द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस ऑन द नॉर्थ। यहाँ पर हमारी आती है इस एरिया में क्या, सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज हमारी क्या होता है, इसका ये जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है इसका सबसे नॉर्दर्न पार्ट होता है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। नॉर्थ में क्या आती है हमारी, सतपुरा रेंज। फिर आती है बारी ईस्ट की, तो ईस्ट में क्या आती है हमारी, कैमूर हिल्स, मैकाल हिल्स, महादेव हिल्स। तो ये महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स, मैकाल हिल्स ये हमारी ईस्ट में पड़ती हैं। ठीक है, और अगर हमारी वेस्ट की बात करें तो वेस्टर्न पार्ट जो है हमारा डेक्कन प्लेट्यू का, वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू इज़ हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। हमारे जो पहाड़ हैं वो कैसे हैं, मतलब ये हमारे इधर देखे तो इधर ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ के पहाड़ ऐसे छोटे। तो हमारे जो वेस्ट इंडिया के पहाड़ हैं वे हमारे ज़्यादा ऊंचे हैं ईस्ट इंडिया के पहाड़ से, और ये जो स्लोप है ये इस तरीके से जाता है। तो ये स्लोप हमारा इस तरीके से जाता है। तो स्लोप किस तरफ जा रहा है, हमारा वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की ओर स्लोप जा रहा है। तो अब जो पानी बहेगा वो भी इसी डायरेक्शन में बहेगा, नीचे की तरफ जाएगा ऊपर से। तो इसी वजह से जो हमारी साउथ की नदियाँ होती है वे सारी वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर जाती हैं। चाहे कावेरी नदी हो गई, कृष्ण नदी है, सारी नदियाँ हम जितनी भी देखेंगे वो हमारी वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर मूव करती हैं। तो हमने देखा कि डेक्कन प्लेट्यू हमारा क्या है, ऊंचा किस साइड से है, वेस्ट साइड से, और किस तरफ स्लोप जाता है इस वजह से ईस्ट की साइड, जिसकी वजह से एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज़ ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में भी हमें हमारे प्लेट्यू का एक्सटेंशन देखने को मिलता है, लोकली नोन एज मेघालय। मेघालय में जाएंगे, हमारा जो सेंट्रल हाईलैंड डेक्कन प्लेट्यू का जो पार्ट है, मैप से समझते हैं। तो ये हमारा जो ये डेक्कन प्लेट्यू का ये हम जो पार्ट देख रहे हैं, तो ये हमारा एक फॉल्ट के कारण ये अलग हो गया था, और हमारा ये इस एरिया में हमें देखने को मिलता है डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट। तो अब इधर भी हमारा डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है, इधर हमें गारो, खासी, जयंतिया हिल्स देखने को मिल रही हैं, ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू के ही पार्ट में आती हैं।
तो मेघालय में ये पड़ती हैं गारो खासी जयंतिया हिल्स। तो यहाँ हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन थी, नॉर्थ ईस्ट में भी हमारा क्या देखने को मिलता है, प्लेट्यू का एक्सटेंशन देखने को मिलता है, जिसे हम मेघालय कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू भी बोलते हैं, नॉर्थ चाचर हिल्स भी बोलते हैं। ये किस लिए अलग हो गया था हमारा डेक्कन प्लेट्यू से, सॉरी छोटा नागपुर प्लेट्यू से क्यों अलग हो गया था, कैसे अलग हो गया था, तो एक फॉल्ट के कारण अलग हो गया था। तो 3 प्रोमिनेंट हिल्स इस छोटा नागपुर प्लेट्यू की हमें देखने को मिलती है। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारी गारो हिल्स है, जयंतिया हिल गारो हिल्स है, फिर खासी हिल्स है और यहाँ पर हमारी जयंतिया हिल्स है। ये हमारा मेघालय में, ठीक है, ये हमारा मेघालय। यहाँ पे हमें गारो, खासी और जयंतिया हिल्स देखने को मिलती है जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारा हमने देखा था, ये जो नीचे वाला एरिया होता है कोस्ट के साइड वाला ये होता है, इसमें ये जो ये कॉर्नर वाला ये जो पार्ट होता है यहाँ पर ये पहाड़ होते हैं, इस साइड ये जो एरिया है ये होता है हमारा वेस्टर्न घाट और ये इस साइड का होता है हमारा एरिया ईस्टर्न घाट। ये हमारी डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट, और ये है ईस्ट। तो इस साइड जो हमारे घाट्स हैं ये हमारा ये कोने पर ये हमारे हैं ईस्टर्न घाट और इधर हमारा पूरा ये लाइन है हमारी वेस्टर्न घाट्स की। इसको अगर हम मैप में देखें तो ये रहा हमारा वेस्टर्न घाट्स ये लिखा हुआ और ये लिखा हुआ ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। और ये ईस्टर्न घाट्स देखें तो हम ये टूटे हुए हैं ये 3 पार्ट में, और वेस्टर्न घाट्स देखें तो वेस्टर्न में ये सारे एक साथ हमें ज़्यादा ये जुड़े हुए पूरे लंबे ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट में और ईस्टर्न घाट में क्या फ़र्क होता है कि वेस्टर्न घाट कितने ज़्यादा टूटे हुए हैं और ईस्टर्न घाट कम टूटे हुए हैं। वेस्टर्न घाट जो होते हैं अगर हम इनकी हाइट देखें तो ये नॉर्थ से लेके साउथ में देखेंगे तो ये साउथ में इनकी हाइट ज़्यादा ऊंची होती जाती है। जो पहाड़ होते हैं इधर तो इनकी जो हाइट है वो साउथ में जाके ज़्यादा ऊंची होती जाती है। So Western Ghats and the Eastern Ghats mark the western and eastern edges of the Deccan Plateau। हमने देखा था कि ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इसके बिल्कुल एजेस पे मतलब किनारों पे हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। कोस्टल इलाका कौन सा होता है, बिल्कुल जो नदी के बिल्कुल समुंदर के जो किनारे वाला होता है और उसी के बिल्कुल पैरेलल ही यहाँ पर हमारे क्या है पहाड़ हैं। वेस्ट साइड में है, वेस्ट डायरेक्शन में तो हम इनको क्या बोलेंगे वेस्टर्न हमारे घाट्स, और ये वेस्ट के समुंदर के पास में है तो इसको क्या बोलेंगे वेस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न घाट्स किधर हैं, वेस्टर्न कोस्ट के बिल्कुल पैरेलल, ये हमारे ऐसे बिल्कुल यहाँ पर हमारे वेस्टर्न कोस्ट जाते हैं। और ईस्टर्न घाट इधर ये जो ईस्टर्न घाट है इनके बिल्कुल पैरेलल हमारे ईस्टर्न कोस्ट जाते हैं। तो दे आर कॉन्टिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेस ओनली। अब ये जो हमने वेस्टर्न घाट्स देखे थे ये हम देखेंगे तो कितने ज़्यादा ये कॉन्टीन्यूअस हैं, इनमें ये जो ब्रेक है गैप है वो कम है। तो हमें अगर इस एरिया से इस एरिया में जाना है तो यहाँ पर रास्ते बनाए हुए होते हैं, पासिस बनाए हुए होते हैं, तो उनसे हमें होकर निकलना पड़ता है। वहीं ईस्टर्न घाट की बात करें हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो हम आराम से जा सकते हैं, यहाँ पर पासिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो कौन कौन से पासेस बनाए हुए हैं वेस्टर्न घाट पे यहाँ से यहाँ जाने के लिए, कौन से पासेस बनाए हुए हैं, जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये सब हमारे बनाए हुए हैं। वेस्टर्न घाट की ऊंचाई की बात करें तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में ये डिफरेंस होता है कि वेस्टर्न घाट ज़्यादा ऊंचे होते हैं, पहाड़ों की हाइट ज़्यादा होती है देन ईस्टर्न घाट। अब ये जैसे जो हमारे पहाड़ हमें इधर इस एरिया में देखने को मिलेंगे वो ज़्यादा ऊंचे होंगे और इस एरिया में हमें कम ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे। द एवरेज हाइट जो होती है हमारे वेस्टर्न घाट की हाइट होती है 900 से 1600 मीटर, और वहीं दूसरी तरफ हम ईस्टर्न घाट की हाइट देखेंगे तो उधर के पहाड़ कितने की हाइट के होते हैं 600 मीटर की हाइट के। यहाँ पे ये जो पहाड़ हमें देखने को मिलते हैं इनकी हाइट होती है 600 मीटर्स की, और यहाँ पे इस साइड जो एरिया के पहाड़ होते हैं ये जो पहाड़ हैं इनकी हाइट होती है हमारी 900 से 1600 मीटर्स तक की।
तो हमने देखा कि कितनी हाइट है वेस्टर्न घाट में और ईस्टर्न घाट में। क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहला डिफरेंस कि वेस्टर्न घाट की हाइट जो होती है पहाड़ों की वो ज़्यादा होती है ईस्टर्न घाट के मुकाबले। और फिर हम उसको और डिफाइन करके लिख देंगे कि वेस्टर्न घाट के पहाड़ों की हाइट कितनी होती है, 900 से 1600 मीटर के करीब, और ईस्टर्न घाट के पहाड़ों की हाइट कितनी होती है, 600 मीटर के करीब। ईस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं? महानदी से लेके नीलगिरी की पर्वत नीचे वहाँ तक फैले हुए हैं। ये है हमारी महानदी और यहाँ पर हमारे हैं नीलगिरी के हिल्स। तो यहाँ से यहाँ तक हमें देखने को भी मिल रही है, ये रेड लाइन जो है हमारी महानदी से स्टार्ट हो रही है और ये नीलगिरी के जो पहाड़ है यहाँ पर इसका एंड हो रहा है। तो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं हमारे ईस्ट के पर्वत? ईस्टर्न घाट महानदी से नीलगिरी हिल्स तक फैले हुए हैं। और ईस्टर्न घाट्स कैसे हैं? डिसकंटिन्यूअस है। हमने देखा था कि पहले यहाँ, फिर थोड़े यहाँ और फिर थोड़े यहाँ। और वहीं वेस्टर्न घाट्स देखेंगे तो ये इस तरीके से बने हुए हैं। तो कौन से ज़्यादा डिसकंटिन्यूअस है? ईस्टर्न घाट्स ज़्यादा डिसकंटिन्यूअस हैं, इरेगुलर हैं, डाइसेक्टेड हैं रिवर्स से, मतलब रिवर्स ने उनको तोड़ दिया है। और वो इस तरफ का झुकाव है, जैसे कि हमने देखा था कि ये उठावा इलाका है, डेक्कन प्लेट्यू वाला है, प्लेट्यू मतलब उठावा ज़मीन से, तो ये इस तरीके से झुकाव है। रिवर्स फ्लो करती हैं, वो किस तरफ फ्लो करती है? हमारी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि जो फ्लो है वो हमारा किस तरफ का है, झुकाव हमारा किस तरफ का है, वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट की तरफ का हमारा फ्लो है। ईस्टर्न घाट्स हमने देखा कि डिसकंटिन्यूअस, टूटे हुए होते हैं, इरेगुलर डाइसेक्टेड होते हैं रिवर्स के कारण, जिसकी वजह से सारी नदियाँ किधर जाके मिलती हैं? बे ऑफ बंगाल में। क्योंकि इधर इस साइड वेस्टर्न घाट्स में तो पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, तो उस तरफ जा नहीं सकती नदियाँ। नदियाँ किस तरफ जाती हैं? इस तरफ जाती हैं। और बे ऑफ बंगाल यहाँ पर पड़ता है। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जाके, जैसे गोदावरी नदी, महानदी है, ये सारी नदियाँ हैं, ये सब मिलके कहाँ मिलती हैं? बे ऑफ बंगाल में सारी नदियाँ। यहाँ कावेरी है, कृष्णा नदी आ रही है, तो ये सारी किधर मिलती हैं? ये बे ऑफ बंगाल में आकर मिलती हैं। The Western Ghats cause orographic rain by facing the rain-bearing moist winds to rise along the western slopes of the Ghat. अब इसका क्या मतलब है? इसमें क्या कह रहे हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है? ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है पहाड़ों के कारण होने वाली बारिश। तो कैसे होती है? अब यहाँ पर हमारे पहाड़ हैं और ये नीचे नीचे तो और ज़्यादा ऊंचे होते जाते हैं। नॉर्थ में फिर भी थोड़े छोटे हैं और साउथ में ये इनकी हाइट और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अब ये जो पहाड़ हैं, अब बारिश होती है, बादल बन रहे हैं, इधर बादल हैं, ये इधर जब पहाड़ों से टकराएंगे तो ये टूट जाएंगे और इधर ही बारिश करवा देंगे इस इलाके में, जिसकी वजह से ये जो पीछे वाला इलाका होता है यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती और ये पीछे का इलाका सारा जो होता है ये सूखा रह जाता है, यहाँ बारिश नहीं होती। इस इलाके में ज़्यादा बारिश होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं पहाड़ों के कारण सारा जो पानी है वो इधर ही बरस जाता है, क्योंकि पहाड़ बादलों को दूसरी तरफ जाने नहीं देते, क्योंकि इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हमारे इस वेस्टर्न घाट्स जो हमारे होते हैं उनको हम अलग अलग नामों से भी बोलते हैं। वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें तो उनकी हाइट जो होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ती जाती है। अभी भी बताया था ऊपर कि जो हमारे वेस्टर्न हमारे घाट्स होंगे, हमारे ये जो वेस्टर्न घाट्स है इधर, इनकी हाइट यहाँ पर थोड़ी छोटी होती है, फिर ये नीचे होते होते थोड़ी बड़ी होती जाती है। जैसे नीलगिरी हिल्स हैं, ये बड़ी हैं, यहाँ पे ये अनाईमुड़ी है, ये सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो ये नीचे की जो हिल्स होती हैं ये काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। कार्डामोम हिल्स हैं, अनामलाई, अनामुड़ी, तो ये सारी काफ़ी ऊंची चोटियाँ होती हैं। तो ये साउथ में आते आते जो पहाड़ों की हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और नॉर्थ में देखें, मतलब नॉर्थ मतलब ऊपर की साइड हाइट कम होती है। तो महाराष्ट्र की साइड हम देखेंगे तो छोटे देखने को मिलेंगे, वहीं केरल की साइड अगर हम देखेंगे तो वो बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे। तो वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? अनाईमुड़ी, 2
2695 मीटर्स की इसकी हाइट होती है। उसके बाद डोडा बेटा आती है, पर सबसे ऊंची जो हाइट है हमारी कौन सी है, हाईएस्ट पीक जो हमें याद रखनी है, हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी। कितनी, 2695 मीटर। और अगर ईस्टर्न घाट की ऊंची चोटी पूछ ले तो ईस्टर्न घाट की कौन सी है हमारी, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी की कितनी हाइट है, 1501 मीटर्स। 1501 मीटर्स महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और पूरे उसकी बात करें वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट की है अनाईमुड़ी और ईस्टर्न घाट की है महेंद्रगिरी। तो हमने देख लिया कि महेंद्रगिरी जो है वो हमारी ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है और अनाईमुड़ी हमारी वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अब शिवरॉय हिल्स, जावादी हिल्स, ये सब भी हमारे साउथ ईस्ट में देखने को मिलती है। मतलब ईस्टर्न घाट का जो साउथ ईस्ट पार्ट है हमारा, इस एरिया में देखने को हमें मिलती हैं। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू की हम अगर बात करें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू पे जो सोइल मिलती है उसका कलर काला होता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू पे हमें काली मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, क्यों काली मिट्टी देखने को मिलती है, क्योंकि वो जो एरिया बना है ना वो इग्नियस रॉक्स का बना हुआ है। इग्नियस रॉक वो कैसे बनी, वोल्केनिक ओरिजिन से, मतलब कि ज्वालामुखी के फटने से बनी है और वो इग्नियस रॉक्स की बनी हुई है। और ये रॉक्स जो है, दीज रॉक्स हैव डिनेंडेड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सोइल। और सबसे पुरानी लैंड फॉर्म है हमारा बहुत पुराना लैंड का पार्ट है, तो वो डिनेंडेड हो के, मतलब घिस घिस के वो खराब हो के हमारी वो ऐसी हो गई है। और जो अरावली हिल्स हैं वे हमारी वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू and these are highly eroded hills and are found on as broken hills। ये कहाँ से, गुजरात से दिल्ली तक हमारी फैली हुई है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। अब अगर हम बात करें अरावलीज की, हमारी गुजरात में पड़ती है अरावलीज, ये रही अरावली रेंज। ये हमारी जो पहाड़ियाँ हैं तो ये हमारी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में ये पड़ती है, गुजरात से लेकर और दिल्ली तक जाती है। ये दिल्ली जो है हमारी, दिल्ली तक भी इनका पार्ट है अरावलीज का। और ये बहुत ही पुरानी हमारी पहाड़ियाँ हैं, ये बहुत ओल्ड हो चुकी हैं, इसलिए ये बिल्कुल डिनेंडेड हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इरोड हो चुकी है, इसलिए इन्हें हाईली इरोडेड हिल्स कहते हैं, ब्रोकन हिल्स कहते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, इस तरीके से ये हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन डेजर्ट की। इंडियन डेजर्ट की बात करें तो हमारा जो मरुस्थल है, थार मरुस्थल, ये कहाँ पर है हमारा इंडियन डेजर्ट, हमारा वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के वेस्ट डायरेक्शन में हमारे पहाड़, जो थार डेजर्ट है वो हमारा पड़ता है। अरावली के पहाड़ हैं उनके वेस्ट में। अब वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली है ना, ये ईस्ट है, नॉर्थ ऊपर, नीचे साउथ। तो अब ये हमारी अरावली है, अरावली का वेस्ट मतलब ये डायरेक्शन, तो ये हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है थार। कुछ पार्ट इसका हमारा पाकिस्तान में भी लाई करता है। तो वेस्टर्न मार्जिन हमारा है किसका, अरावलीज के वेस्ट में ये इंडियन डेजर्ट हमारा लाई करता है। इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन, हमें रेत ही रेत देखने को यहाँ पर मिलता है। यहाँ पे बारिश 150 mm से भी कम होती है पूरे साल में। एरिड क्लाइमेट हमारा यहाँ का है, मतलब एरिड मतलब सूखा क्लाइमेट, जहाँ कम बारिश होती है। लो वेजिटेशन है, अब जहाँ पर पानी बरसात नहीं है तो वहाँ पर ज़्यादा खेती एग्रीकल्चर तो हो नहीं सकता। स्टीम मतलब झरने, झरने जो बहते हैं वहाँ पर पूरे साल नहीं बहते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में हमें झरने देखने को मिलते हैं। और जैसे ही रेनी सीजन ख़त्म हुआ वहाँ पे जो झरने दिख रहे थे वो झरने दिखने बंद हो जाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। वे सी तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। सिर्फ उधर की जो एक ही बड़ी नदी है, कौन सी, लूनी। तो राजस्थान में इंडियन डेजर्ट में सिर्फ एक ही बड़ी हमें नदी देखने को मिलती है, वो है लूनी। ठीक है, लूनी एक नदी है, द ओनली लार्जेस्ट रिवर इन इंडियन डेजर्ट इन राजस्थान। वहाँ पर हमें बारछंस देखने को मिलते हैं। बारछंस एक शेप होती है, जैसे कि हवा के कारण वो बन जाती है,
क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स होते हैं बारछन्स, कवर्ड लार्ज एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ सा एरिया हो जाता है इधर से। मोर प्रोमिनिएंट नियर द इंडो पाक बाउंड्री। अब मैंने बताया था कि इंडिया और साथ में थोड़ा थोड़ा एरिया पाकिस्तान में भी लाई करता है हमारे इंडियन डेजर्ट का, तो हमारा इंडो पाक बाउंड्री पे ये हमें बारछन्स देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम जैसलमेर जाएंगे तो हमें ये बारछन्स जो हैं ये देखने को मिलेंगे। हमें करना है स्टार्ट हमारा कोस्टल प्लेन से। सो पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट। अब हमारा कोस्टल प्लेन कौन सा एरिया होता है? ये वाला एरिया हमारा कोस्टल प्लेन वाला एरिया होता है। तो अगर हम, ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन है, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो इन्होंने क्या कहा है कि एक नैरो कोस्टल स्ट्रिप मतलब कि पतली सी स्ट्रिप है रनिंग अलोंग द अरेबियन सी। ये हमारी अरेबियन सी है, इसके ही बिल्कुल साथ साथ इसके पैरेलली ही हमारी बनी हुई है कौन सी? वेस्टर्न कोस्ट। और यहाँ पर ईस्टर्न कोस्ट किसके अलोंग चल रहा है? बे ऑफ बंगाल के, और वेस्टर्न कोस्ट अरेबियन सी के। सो पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट। और ईस्ट में क्या है हमारी? बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में। The western coast sandwiched between the Western Ghat and the Arabian Sea is a narrow plain. अगर अब हम एक चीज़ देखें कि ये वेस्टर्न घाट्स की तरफ यहाँ पर कितना नैरो पतला सा रास्ता है बिल्कुल यहाँ पर, तो ये बिल्कुल इसका इसलिए बोल रहे हैं कि ये सैंडविच बन चुका है बिटवीन हमारे, ये जो रेड कलर की लाइन है ये हमारी वेस्टर्न घाट की। तो वेस्टर्न घाट और हमारे अरेबियन सी के बीच में किसका सैंडविच बन गया है? हमारे वेस्टर्न कोस्ट का। जैसे कोस्टल एरिया जो पानी से जो समुद्र के पास वाला इलाका होता है उसको कोस्टल एरिया बोलते हैं, और ये वेस्ट में है तो ये वेस्टर्न कोस्ट है, और ये ईस्ट में है तो ये ईस्टर्न कोस्ट है ये वाला। तो ये इधर का अगर हम देखें वेस्ट डायरेक्शन में और ईस्ट डायरेक्शन में क्या डिफरेंस है कि ये जो डिफरेंस है हमारा ये बिल्कुल पतला सा और यहाँ पर ये ज़्यादा चौड़ा है। तो सैंडविच किस तरफ बना हुआ है? हमारा वेस्ट की तरफ। द वेस्टर्न कोस्ट हमने देखा कि सैंडविच बन चुका है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में, क्योंकि वो एक बहुत ही पतला नैरो सा प्लेन है। इसमें इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, 3 सेक्शन है, एक कोंकण है, एक कन्नड़ प्लेन है और एक मालाबार कोस्ट है। किस तरीके से है? ये हमारा ये जो एरिया है ये ऊपर वाला ये कोंकण का है, और ये नीचे वाला मालाबार कोस्ट का एरिया है, और बीच में हमारा आता है कन्नड़ प्लेन। और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे 2 पार्ट में डिवाइड है, एक नॉर्थ सरकार और दूसरा हमारा कोरोमंडल कोस्ट। उसको हम देखते हैं। द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल मतलब ईस्ट की तरफ, ईस्ट में जो हमारे ये जो ईस्ट डायरेक्शन है इस तरफ जो बे ऑफ बंगाल के साथ लगे हुए हमारा कोस्टल एरिया है। तो नॉर्दर्न पार्ट में हमारा नॉर्थ सरकार देखने को मिलता है हमें, नॉर्दर्न सरकार, और वाइल द सदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। तो हमने क्या देखा है इसमें? हमारा जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट है, सबसे पहले वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक हमारा आता है कोंकण कोस्ट, और दूसरा हमारा आता है कन्नड़ प्लेन, और तीसरा हमारा आता है मालाबार कोस्ट। और ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में जो बे ऑफ बंगाल से लगती हुई हमारी लाइंस जाती हैं बे ऑफ बंगाल से, तो इसमें हमारा ईस्ट में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारे ईस्टर्न कोस्ट, एक नॉर्दर्न सरकार और दूसरा कोरोमंडल कोस्ट। नॉर्थ में नॉर्दर्न सरकार और साउथ में कोरोमंडल कोस्ट। और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो कोंकण, कन्नड़ प्लेन और फिर नीचे मालाबार कोस्ट। तो इस तरीके से हमारा ये कोस्टल एरिया डिवाइडेड है, ईस्ट और वेस्टर्न कोस्ट का डिवीजन था। अब लार्ज रिवर्स जैसे कि महानदी है, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, ये सब हमारी किस तरफ बहती हैं? हमारी बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं और यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं।
जैसे ये महानदी है, ये कावेरी नदी है, ये कावेरी नदी है, ये कृष्ण नदी है, ये गोदावरी है, महानदी है, ये सारी किधर आके मिल रही हैं? वेस्टर्न कोस्ट में ईस्टर्न कोस्ट में बे ऑफ बंगाल में जाके ये मिलती हैं। और ये क्या बनाती हैं? यहाँ कोने में, यहाँ पर ये डेल्टा बनाती है। और सबसे एक जो इम्पोर्टेंट लेक है, चिलिका लेक। चिलिका लेक इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। Chilika Lake is the largest saltwater lake in India and it lies in the state of Odisha to the south of the Mahanadi Delta। तो चिलिका लेक हमारे इंडिया की लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक कौन सी है इंडिया की, तो लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक है, मतलब खारे पानी वाली जो झील है वो कौन सी है? चिलिका लेक। और ये कहाँ पर पाई जाती है? चिलिका लेक किधर है? उड़ीसा में है। लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक है और महानदी के साउथ में पड़ती है। जैसे ये हमारी महानदी है, तो महानदी के यहाँ साउथ में यहाँ पर कहीं चिलिका लेक हमारी उड़ीसा में पड़ती है। और ये कैसी है? लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक है हमारी। और अब हमें करना है आइलैंड्स। तो आइलैंड कौन से हैं हमारे इंडिया के पास? एक है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और एक है लक्षद्वीप आइलैंड। जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो हमारा पड़ता है बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप आइलैंड पड़ता है हमारा अरेबियन सी के अंदर। तो हमें इन्हीं दो आइलैंड्स के बारे में पढ़ना है। तो यू हैव ऑलरेडी सीन इंडिया क्या है? एक वास्ट मेनलैंड है। ये हमारी मेनलैंड है। एंड इसके अलावा हमारे पास दो आइलैंड्स भी हैं। ये हमारे दो आइलैंड्स हैं। तो अब इन दो आइलैंड्स के बारे में हमें पढ़ना है। लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। अभी हमने देखा था कि ये हमारा मालाबार कोस्ट है केरल का। अब मालाबार कोस्ट के थोड़ी बिल्कुल पास में ही हमारा क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड है। तो यही कहा गया इधर कि लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ है? क्लोज है किसके? मालाबार कोस्ट के। This group of island is composed of small coral islands। Small coral island को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोरल क्या होता है। तो हम कोरल देखते हैं कि कोरल क्या होता है। कोरल पोलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच लिव इन कॉलोनीज। मतलब ये एक तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक लिविंग बीइंग होते हैं जो पानी में मिलते हैं। तो ये हमेशा कॉलोनीज़ में, मतलब ग्रुप में, झुंड में होते हैं। तो दे फ्लरिश इन शैलो मड फ्री एंड वॉर्म वाटर। पानी अगर थोड़ा सा वॉर्म होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, मिट्टी नहीं होनी चाहिए उस पानी में ज़्यादा। तो उस तरीके के पानी में हमें ये कोरल्स देखने को मिलते हैं। कोरल सिक्रेशन एंड देयर स्केलेटन फ्रॉम कोरल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। इसका क्या मतलब है कि कोरल्स जब इनका स्केलेटन बच जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि ये एक चूने पत्थर की फॉर्म ले लेते हैं और उसी तरीके से हमारा जो है ये एक कोरल बन जाता है। ये तीन तरीके के होते हैं, एक बैरियर रीफ, एक फ्रिंजिंग रीफ और एक अटोल्स। The Great Barrier Reef of Australia is a good example of first kind of coral reef। कोरल रीफ का अगर हमें एक एग्जाम्पल देखें तो बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ पे हमें कोरल रीफ, बैरियर रीफ देखने को मिलती है। एंड एटोल्स की अगर हम बात करें तो ये एटोल्स होते हैं, ये शू की शेप के, हॉर्स के जो घोड़े की जो शूज़ होते हैं उसकी शेप के होते हैं। हॉर्स शू शेप्ड के कोरल रीफ्स कौन से होते हैं? हमारे एटोल्स। सो बेसिकली कोरल्स क्या होते हैं? कोरल बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कॉलोनीज़ में, ग्रुप में पाए जाते हैं और ये ग्रुप में हैं। और इनकी डेड बॉडी जब होती है तो फिर वो एक तरीके से पत्थर का रूप ले लेती है और फिर वो एक तरीके का आइलैंड बन जाता है, क्योंकि वो कोरल्स डेथ के बाद ग्रुप में, वे कॉलोनीज़ में थे, वो एक ज़मीन का रूप ले लेते हैं बिकॉज ऑफ एक पत्थर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो हमारे आइलैंड्स हैं ये किसके बने हुए हैं? स्मॉल कोरल आइलैंड्स बने हुए हैं। लैकाडीव, मिनिकॉय और एमेंडीव है। तो लक्षद्वीप आइलैंड जो हमने देखा है उसी का ही नाम लैकाडीव, मिनिकॉय और अमेंडीव पहले होता था, बट वो बाद में चेंज हुआ है और उसका नाम लक्षद्वीप पड़ा है। कब पड़ा उसका नाम लक्षद्वीप?
1973 में। तो 1973 में लक्षद्वीप किसका नाम पड़ा है? लैकदीव, मिनिकॉय एंड एमेंडीव का, 1973 में। और इसकी कैपिटल कौन सी है? कावारत्ती। और 32 स्क्वायर किलोमीटर का ये टोटल एरिया है। और ये किसका बना हुआ है? कोरल रीफ्स का। कोरल रीफ्स एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉलोनीज में पाए जाते हैं, और जब इनकी जो बॉडी बचती है, डेड बॉडी, तो वो किस में, एक तरीके से पत्थर में, ज़मीन में कन्वर्ट हो जाती है। और उसी को हमने क्या कहा है? लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि किस किस के, जिसका पुराना नाम क्या था? लैकदीव, मिनिकॉय एंड एमेंडीव। कब चेंज हुआ है नाम? 1973 में। क्या पड़ा है? लक्षद्वीप पड़ा है। और कितने इसकी स्पेस है लक्षद्वीप की? 32 स्क्वायर किलोमीटर। और इसकी कैपिटल कौन सी है? कावारत्ती। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा फाउना। हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, ये जो आइलैंड है यहाँ पर लोग नहीं मिलेंगे हमें। अनइनहेबिटेड मतलब यहाँ पर लोग देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी भी है, मतलब जहाँ पे हमें बर्ड देखने को मिलेंगे। नाउ यू सी द एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल में कौन सी हमारी आइलैंड देखने को मिलता है हमें, अब हम उसको देखेंगे। तो बे ऑफ बंगाल में हमें देखने को मिलेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है साइज में लक्षद्वीप से बड़ा है, और यहाँ पर जो है इट इज़ बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। उससे ज़्यादा स्पेस में ये फैला हुआ है। एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक अंडमान, अंडमान हमारा नॉर्थ में है, और उसके बाद नीचे निकोबार साउथ में पड़ता है। ये हमारा ऊपर अंडमान है और ये नीचे निकोबार है। तो इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो आइलैंड है ये कैसे बना है? कोई एक माउंटेन है जो कि समुद्र के अंदर है, जैसे ये सी लेवल है, इसके अंदर एक माउंटेन है और उसके ऊपर ये हमारा एक आइलैंड बना हुआ है, और ये एक माउंटेन सी के अंदर है पूरा। बाकी तो सबमरीन माउंटेन पे ये एक उठा हुआ पोर्शन है उसका। These island groups are of great strategic importance of the country. कंट्री के लिए ये दोनों ही आइलैंड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। There is great diversity of flora and fauna in the group of island too. इन दोनों में हमें आइलैंड्स में फ्लोरा एंड फाउना देखने को मिलते हैं। फ्लोरा एंड फाउना मतलब कि हमारे जंगल देखने को मिलते हैं, जैसे कि फल फूल और अलग अलग तरीके के जानवर, अलग अलग तरीके के पौधे देखने को, हमें पेड़ देखने को यहाँ पर मिलते हैं। दीज आइलैंड्स आर क्लोजर टू इक्वेटर। अब हमें अगर देखें तो ये जो एरिया है ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके नीचे हमारी इक्वेटर आती है। तो इक्वेटर के सबसे ज़्यादा क्लोज अगर हम देखें तो हमारे इंडिया का पार्ट आइलैंड्स कौन से? ये दोनों के दोनों आइलैंड्स, तो ये इक्वेटर के क्लोज हैं, जिसकी वजह से इन्हें इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिलता है। और इक्वेटर के पास जो हमारे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं वो काफ़ी मतलब थिक फॉरेस्ट होते हैं, अच्छे फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि हर एक एरिया का अपना एक यूनिक फीचर होता है, एंड हर एक रीजन का जो अलग एक फीचर होता है वो कॉम्प्लीमेंट करता है दूसरे रीजन को, और कंट्री को और रिचर बनने में, नेचुरल रिसोर्सेज में वो हेल्प करता है। जैसे कि माउंटेन्स से हमें वाटर और फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो हमें वहाँ पर ग्रेनरीज देखने को मिलती हैं। इवन वहाँ पर ही ज़्यादातर हमें लोग भी देखने को मिलेंगे प्लेन एरिया में। प्लेट्यूज़ की बात करें तो प्लेट्यूज़ इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। प्लेट्यूज़ पे हमें मिनरल जैसे कि खदानें होती हैं, कोयले की, सोने की, या किसी भी चीज़ की, किसी भी मिनरल की खदानें हमें प्लेट्यूज़ पे देखने को मिलती हैं, जो कि हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी है। तो कोस्टल रीजन की बात करें, आइलैंड की बात करें, तो वहाँ पर हमें फ़िशिंग और पोर्ट फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है। तो यही हमारा चैप्टर था फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ इंडिया। हमने अपने पूरे इंडिया के फ़िज़िकल फ़ीचर्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा है, और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है।